प्यारे बच्चों, कोरोना बीमारी की वजह से, इस महामारी की वजह से लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। इस लॉकडाउन की वजह से क्लासें नियमित रूप से नहीं चल पा रही हैं और क्लासों को चलाने के लिए एक छोटा सा प्रयास बाल भारती स्कूल एंड कॉलेज धानपुर चकिया द्वारा किया जा रहा है, जो निम्नवत है। आज जो है कक्षा 9 की रसायन विज्ञान की क्लास चलेगी और इसमें सभी बच्चों को बताया जाएगा कि रसायन विज्ञान में जो आपका फर्स्ट यूनिट है, इस फर्स्ट यूनिट में पहले चैप्टर का जो आपका नाम है वो है द्रव्य की प्रकृति, द नेचर ऑफ मैटर। द नेचर ऑफ मैटर में आप लोग आज पढ़ेंगे द्रव्य के बारे में। द्रव्य क्या है? मैटर्स वे वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, जिनमें द्रव्यमान होता है, वे सारी वस्तुएं द्रव्य कहलाती हैं। द्रव्य जो है इसको इंग्लिश में मैटर कहते हैं और इसकी जो मूल लक्षण है अगर उनको देखा जाए तो उसमें है कि द्रव्य स्थान घेरता है, जैसे ठोस, द्रव, गैस, ये सभी स्थान घेरते हैं। और द्रव्य में दूसरी प्रॉपर्टी उसकी हो गई, द्रव्य में जो है जड़त्व होता है। जड़त्व का आशय ये है कि जो इसकी अवस्था में आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। द्रव्य की अवस्था में अगर आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं तो उसे ही आप जड़त्व कहेंगे। और तीसरा आ गया गुरुत्वाकर्षण, कि कोई भी पदार्थ हो उसमें गुरुत्वाकर्षण का पाया जाता है। अगर हम द्रव्य की परिभाषा को परिभाषित करें तो द्रव्य वह अवयव है जो स्थान घेरता है। द्रव्य वह अवयव है जो स्थान घेरता है एवं जिसमें जड़त्व अथवा द्रव्यमान होता है तथा जिसमें गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न करने का गुण होता है। अर्थात द्रव्य वह अवयव है जो स्थान घेरता है एवं जिसमें जड़त्व अथवा द्रव्यमान होता है तथा जिसमें गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न करने का गुण होता है। अब आता है द्रव्य की अवस्थाएं, अर्थात द्रव्य कितने प्रकार से पाया जाता है, किन किन अवस्थाओं में पाया जाता है। तो द्रव्य की जो 3 अवस्थाएं हैं, द्रव्य जो है द्रव्य की 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं। जैसे द्रव्य की अवस्थाएं, द्रव्य की अवस्थाएं, द्रव्य की जो अवस्थाएं हैं वो 3 होती हैं। ठोस अवस्था, द्रव अवस्था एवं गैस अवस्था। द्रव जो है 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, जिसमें मैंने बताया कि ठोस अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है और गैस अवस्था में पाया जाता है। ठोस को आप जो है सॉलिड बोलते हो और द्रव्य को आप लिक्विड बोलते हो और गैस को आप गैस ही बोलते हो।
अब आता है ठोस की परिभाषा। अब आता है कि आप किन वस्तुओं को ठोस कहेंगे, कौन कौन सी वस्तुएं आपकी ठोस हैं। तो कहने का मतलब है द्रव्य की वह अवस्था, द्रव्य की वह अवस्था जिसमें आयतन आकार निश्चित होता है, जिसमें आयतन एवं आकार क्या होता है, निश्चित होता है। यानी द्रव्य की वह अवस्था जिसमें द्रव्य का आयतन एवं आकार, आप आकार का मतलब आकृति भी समझ सकते हैं, किसी वस्तु का आयतन एवं आकार क्या होता है, इसमें निश्चित होता है। और इसके अंदर द्रव्यमान है वो तो निश्चित होगा ही। अगर आप इसमें आप द्रव्यमान भी ऐड कर लें, यानी किसी वस्तु के आयतन आकार एवं द्रव्यमान, ये तीनों चीजें क्या हो, निश्चित हो, क्या हो, निश्चित हो, डिफाइन हो, निश्चित हो। अगर ये तीनों चीजें निश्चित होती हैं तो वो कहलाएगा ठोस। अगर किसी भी या आप कहें ठोस की वह अवस्था जिसमें किसी द्रव्य का आयतन आकार एवं द्रव्यमान तीनों क्या होता है, निश्चित होता है, वो कहलाता है ठोस। जैसे बर्फ, लकड़ी, धातुएं, ऐसे द्रव्य हैं जो कि ठोस में आते हैं। लोहा, ये आपके ठोस के उदाहरण हैं। अगर एक बार हम फिर कहना चाहें तो द्रव्य की ऐसी अवस्था जिसमें द्रव्य का आयतन आकार एवं द्रव्यमान तीनों क्या होता है, निश्चित होता है, डिफाइन होता है, उसे हम कहेंगे ठोस। अब आते हैं द्रव्य में, आते हैं द्रव्य में। अगर किसी वस्तु का, किसी द्रव्य का आयतन निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है, परंतु आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है, तो ऐसा पदार्थ कहलाता है क्या, द्रव। हाँ, एक बात और बतानी थी, द्रव्य को पदार्थ भी कहते हैं, द्रव्य को पदार्थ कहते हैं। द्रव्य और पदार्थ दोनों एक ही चीज है। तो आते हैं इसमें कि अगर किसी द्रव्य का या पदार्थ का आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है। इसको हम कैसे समझ सकते हैं, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप एक गिलास पानी लें और उसको किसी दूसरे बर्तन में रख देते हैं तो वो उस बर्तन का आकार ले लेता है। उस पदार्थ का द्रव्यमान एवं आयतन तो निश्चित होता है। एक गिलास दूध लिया या एक गिलास उन्होंने क्या लिया, पानी ले लिया, तो उसको जब आपने दूसरे बर्तन में रखा तो उसने दूसरे बर्तन का आकार ग्रहण कर लिया। इसका क्या मतलब हुआ कि पहले वो गिलास के आकार का था, अब किस आकार में हो गया, अब वो अगर किसी जो है कटोरी में रख दिया गया तो कटोरी का आकार ग्रहण कर लिया, अगर किसी प्लेट में रख दिया गया तो प्लेट का आकार ग्रहण कर लिया। तो कहने का मतलब है कि उसका आयतन तो निश्चित है, वो जितना था उस गिलास में उतना ही वो दूसरे बर्तन में ही। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि किसी भी द्रव्य का आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है। अब यहाँ पे हम बताएं, आयतन तो निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है एवं आकार अनिश्चित होता है। आकार क्या है, अनिश्चित। अब आते हैं गैस पे। द्रव्य की वह अवस्था जिसमें द्रव्य का द्रव्यमान तो निश्चित रहता है, द्रव्यमान तो सभी वस्तुओं का निश्चित रहता है, लेकिन आयतन एवं आकार इसका दोनों अनिश्चित है। यानी कि गैस की, द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन एवं आकार
दोनों ही क्या होता है, अनिश्चित होता है। अर्थात उसको आप अगर कम आयतन वाले बर्तन में रखेंगे तो वो कम आयतन में भी आ जाएगा, अगर उसको बड़े आयतन के बर्तन में रखेंगे तो वो बड़े आयतन में भी आ जाएगा। इसका मतलब हुआ, और वो जैसे उसमें द्रव्य में उसका आकार अनिश्चित होता था, वैसे ही गैस में भी इसका आकार क्या है, अनिश्चित है। इसका भी आकार क्या है, अनिश्चित है। यानी कि आपने पढ़ा ठोस, द्रव और गैस का। अब इसमें आते हैं कुछ उदाहरण द्रव्य के। द्रव्य जो है आप जानते हैं, द्रव्य में जो है जल, तेल, पारा आदि द्रव्य में आते हैं, इसके उदाहरण। अब आते हैं गैस में, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, जल वाष्प, भाप, वायु आदि आते हैं गैस में। ठीक। अब आता है कि अगर हम तुलनाएं करें ठोस, द्रव और गैस की, अगर हम तुलना करें तो यही बातें आएंगी आपकी। यहां पर हम लिखते हैं ठोस, एक तुलना कर लेते हैं इसमें से कि ये कैसे एक दूसरे से कैसे, ठोस, द्रव्य, गैस। ठोस, द्रव एवं गैस, इन तीनों की बात किया जाए तो अगर हम इसमें आते हैं तो ठोस, द्रव, गैस, और यहां पे हम लिख देते हैं गुण। तो ठोसों में अगर बात करें तो इनका आकार क्या होता है, अगर आकार की बात करें, गुणों में अगर आकार की बात करें, आकार, तो अभी मैंने बताया कि ठोसों का आकार निश्चित होता है। आकार क्या है, निश्चित है। और द्रव्य का भी आकार क्या है, द्रव्य का आकार क्या है, अनिश्चित है। गैस का आकार क्या है, ये भी अनिश्चित है। अब आती है बात आयतन की, किसकी आती है, आयतन की बात आती है। तो यहां पर ठोस का जो आयतन है वो है निश्चित, द्रव्य का जो आयतन है वो भी है निश्चित, परंतु जो गैस का आयतन है वो अनिश्चित है। वह क्या है, अनिश्चित है। आपने पढ़ा है इसमें कि ठोस का ठोस, द्रव, गैस, इन तीनों के जो गुण हैं उनके बारे में आपने पढ़ा। ठीक, इसके आगे आते हैं। अब आता है द्रव्य का आणविक सिद्धांत। द्रव्य का आणविक सिद्धांत, ये द्रव्य जो होता है उसमें जो अणु होते हैं वो किस प्रकार से गतिज, आणविक मतलब गतिज, उनकी गति क्या होती है, उस पदार्थ के अंदर की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो है द्रव्य का अणुगति आणविक सिद्धांत। द्रव्य के विभिन्न भौतिक अवस्थाओं, उनके लक्षणों के बारे में पुष्टि करने के लिए एक सिद्धांत लाया गया जिसे कहते हैं द्रव्य का अणुगतिज आणविक सिद्धांत।
जिसमें निम्न अवधारणाएं हैं। पहली अवधारणा की अगर हम बात करें तो वो अवधारणा है कि जो द्रव्य है वो सूक्ष्म छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिन्हें हम अणु कहते हैं। द्रव्य जो है छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना है, जिसे हम छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे हम अणु कहते हैं। यानी कि पहली बात आई कि द्रव्य छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, जिसे अणु कहते हैं। और अणु जो है वो परमाणुओं से मिलकर बना है, एवं अणु परमाणु से मिलकर बना है। जो द्रव्य होते हैं उसके जो अणु होते हैं वो निरंतर गति करते रहते हैं। इस कारण इनमें एक गतिज ऊर्जा होती है। द्रव्य का ताप बढ़ाने से अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और द्रव्य के अणुओं के बीच एक रिक्त स्थान होता है। द्रव्य के अणुओं के बीच एक रिक्त स्थान होता है, जिसे अंतरा अणु स्थान कहते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। दूसरी बात यहाँ पे ये आई कि जो अणु होते हैं अणु निरंतर गति करते हैं, जिसके कारण इनमें गतिज ऊर्जा रहती है एवं ताप बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। तीसरी बात कि अणुओं के बीच में एक रिक्त स्थान होता है। अणुओं के बीच में रिक्त स्थान होता है, जिसे अंतरा अणु स्थान कहते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अणुओं के बीच में जो रिक्त स्थान होता है, इसके विषय में आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप एक गिलास पानी लें और उसमें चीनी की कुछ बूंदें डालें, कुछ चीनी के टुकड़े डालें और उसको घोलिए, तो आप कुछ समय बाद देखेंगे कि वो सारे कण जो हैं, जो चीनी के कण हैं, वे ग्लास में पूरी तरीके से मिल जाते हैं। इससे भी पता चलता है कि उस पानी के बीच में जो रिक्त स्थान है
उस रिक्त स्थान में ये चीनी के कण जाके फिक्स हो जाते हैं। तो इस स्थान को, जो अणुओं के बीच में जो रिक्त स्थान होता है, उसी को हम इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। फिर उसके बाद आती है चौथी बात, जो अणु होते हैं वो सदैव गतिशील अवस्था में रहते हैं, उनमें गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा में इनकी जो गति होती है वह जो है अनियमित होती है। ये जो गति करते हैं अणु किसी भी द्रव्य में, गैस में, ठोस में जो भी गति करते हैं, वह गति इनकी बड़ी अनियमित होती है। इस अनियमित गति को ही ब्राउनिंग गति कहते हैं। इसको सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा था, इस कारण इसको ब्राउनिंग गति भी कहा जाता है। इसको समझने के लिए अगर हम देखें तो एक प्रयोग के माध्यम से भी इसे हम समझ सकते हैं। जैसे कांच के एक लंबे जार में पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ क्रिस्टलों को कागज की पुड़िया में अगर आप बंद करके उसको जो है जार में रख देते हैं और उसमें धीरे धीरे जब आप जल मिलाते हैं तो कागज जो है गलने लगता है और उसमें से पोटेशियम परमैंगनेट जल में घुलने लगता है और सबसे पहले नीचे का जल जो है गुलाबी हो जाता है, उसके बाद धीरे धीरे ऊपर का भी जल गुलाबी हो जाता है। इस कारण आप इसमें आप समझ सकते हैं कि जो अणु होते हैं उनमें एक गति होती है। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं संसर्जक बल और असंसर्जक बल। अणुओं के बीच में जैसे एक बल लगता है, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल लगता है, इसको हम असंसर्जक और संसर्जक बल के द्वारा जानते हैं। तो ये असंसर्जक बल और संसर्जक बल दोनों ही के बारे में पढ़ेंगे। संसर्जन बल, संसर्जन बल सबसे पहले असंसर्जन बल। असंसर्जन बल अगर दो अलग अलग पदार्थों के बीच, अणुओं के बीच दो अलग अलग पदार्थ हैं और उनके अणु हैं और उनके बीच में अगर कोई भी आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है या कहें पारस्परिक आकर्षण बल जो लगता है उसे ही हम कहेंगे असंसर्जक बल। यानी कि अगर आपके पास दो पदार्थ हैं, दो अलग अलग पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले पारस्परिक आकर्षण बल को असंसर्जक बल कहते हैं। इसी प्रकार अगर संसर्जक बल को हम देखें तो एक ही पदार्थों के अणु, इसमें है अलग अलग पदार्थों के अणु, इसमें एक ही पदार्थ है आपके पास, उसके अणुओं के बीच लगने वाले
पारस्परिक आकर्षण बल को असंसर्जक बल कहते हैं। एक ही पदार्थ के बीच लगने वाले पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले पारस्परिक आकर्षण बल को संसर्जक बल कहते हैं।